Okay, as usual, very good morning to all of you and welcome back. One or two observations. Number one is that maybe school will start becoming offline now. Okay, so good morning messages from Parth, Aryan, Harshit. She says I've logged in from two devices. Fine, okay. Garv as usual, pranam. This pranam style, I mean. Okay, and Arnav has asked the pertinent question, and that is कि ऑफलाइन ऑनलाइन मिक्स्ड होगा या सिर्फ ऑफलाइन होगा. वेल एज ऑफ नाउ तो कोई अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं और देखो कंपलसरी ऑफलाइन करना तो अभी मुश्किल भी है. रीजन बीइंग दैट एज यू नो कि कोरोना इज नॉट वैनिश्ड. आई मीन लाइक स्टिल देयर एंड देयर इन गुड मेजर. और ऑलरेडी साइंटिस्ट क्या मतलब people from the medical background at the top level and also international epidemiologists or something like that, whatever they are called, and also even the top levels of the government, they are also warning that there is a third wave coming up, and already there are signs of third wave because वो R factor में कुछ changes आ रहे हैं धीरे धीरे. अब चक्कर ये कि वो जो R factor में changes आते हैं उसका change reflect होने में कुछ weeks लग जाता है, but वो change already आना शुरू हो चुका है. So therefore there is a, I mean, एक वेव ऐसे करके यूं आने वाला है, तो जब ऊपर चढ़ रहा है तब तो जब चढ़ता है तब पता चलता है, बट चढ़ने वाला है उसका पहले से आर फैक्टर से पता चलता है. तो आर फैक्टर इट सीम्स हैज अगेन स्टार्टेड बिकमिंग लिटिल पॉजिटिव साइड. आई मीन एंड देयरफॉर ये वेव शायद फिर से आने वाला है. तो विद ऑल दोस थिंग्स थर्ड वेव आने वाला है एंड ऑल दोस न्यूज़. आई मीन आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट विल हैव द करेज टू मेक इट कंप्लीटली ऑफलाइन. और जब तक गवर्नमेंट डिक्लेरेशन नहीं करते कि कंप्लीटली ऑफलाइन होगा तो तब तक तो आई डोंट थिंक कि स्कूल भी इतना हिम्मत करेंगे कि पूरा ऑफलाइन कर देंगे. and therefore the other students who could not join the school would be like not able to attend. ऐसे तो नहीं करेंगे मेरे ख्याल से फिर वही होगा शायद मिक्स्ड मोड काइंड ऑफ, जैसे हमने लास्ट ईयर एकदम स्टार्टिंग में किए थे. वो अलग बात है कि उसमें कोई बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ नहीं था लास्ट ईयर. अब पता नहीं इस साल क्या करते हैं, बट यस क्लासेस अब कल से जो है स्कूल से होगा. लाइक टुमारो दी क्लासेस विल बी फ्रॉम स्कूल. जैसा अभी ये सेटअप मेरे घर में बना हुआ है और ये घर से हम लोग बीम कर रहे हैं, बट फ्रॉम टुमारो इट विल बी फ्रॉम स्कूल इटसेल्फ. तो वही देखना, ग्रीन बोर्ड दिखेगा तुमको एंड ऑल दोस थिंग्स. तो जो पुराने थे मतलब लाइक ओल्ड मेमोरीज. ठीक है ना. चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट नाउ फाइनली. एक्चुअली हम लोग इस चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड में है. एंड में है इन द सेंस कि वी आर एट द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. आई मीन और इस चैप्टर में ज्यादा नहीं है. मैं डिफेक्ट सॉरी मैं लॉसेस के बारे में बात कर रहा था. तो इन द लास्ट दिस थिंग टॉपिक, आई मीन द लॉसेस दैट वी वर डिस्कसिंग. ठीक है ना. द लॉस दैट वी वर डिस्कसिंग वाज अबाउट एडी करंट लॉस. तो मैंने बताया था कि एडी करंट जो है लॉस है, वो एक्चुअली लॉस हर जगह नहीं होता है. कई जगह तो एडी करंट डिजायरेबल होता है, जैसे इंडक्शन कुकिंग में या मैग्नेटिक ब्रेकिंग में, है ना. या एक और आता है दैट इज डेडबीट गैल्वेनोमीटर. यू नो व्हाट, इफ देयर इज अ गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, जैसे तुम स्विच ऑन करते हो तो करंट एकदम से जाता है. तो जब करंट एकदम से जाता है तो एकदम से नीडल पे टॉर्क लगता है और नीडल पे एक स्प्रिंग भी लगा हुआ है. तो कायदे से इसका जो मोशन होना चाहिए नीडल का, किसका, गैल्वेनोमीटर का नीडल का मोशन कैसे होना चाहिए ना, ये इसका मिडिल पोजीशन मींस व्हेन द करंट इज जीरो द पोजीशन इज लाइक दिस. फिर क्या होता है, तो फिर ये करंट के वजह से ऐसे शिफ्ट हो जाता है. लेकिन इतना धीरे धीरे थोड़ी होता है. क्या होता है, एक टॉर्क लगता है, टॉर्क की वजह से शिफ्ट होता है. तो अगर मान लो एडी करंट नहीं होता, थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर एडी करंट नहीं होता देन अ गैल्वेनोमीटर वुड हैव shown needle movement like this. Yes. यानी it would take a good amount of time for it to settle down. यानी यहाँ से स्टार्ट किया, ये लो ऐसे करके तो ये टॉर्क झटका लगता है तो झटके से इधर हो जाएगा, फिर स्प्रिंग उसको वापस लेके आएंगे थोड़ा सा, फिर दोबारा, तो इट विल गो ऑन ऑसिलेटिंग एंड विल टेक सम टाइम बिफोर इट सेटल्स डाउन. लेकिन हम लोग जब गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं ऐसा तो दिखता नहीं है. हम लोग जब करते हैं तो कैसे होता है, ऐसे. ये एक्चुअली ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होता है. क्या, ये देखो ऐसे होता है.
ध्यान से देखना, मैं इसको स्लो मोशन में करा रहा हूँ। ये देखो, ये इसका एक्चुअल होता है, यानी बहुत जल्दी सेटल कर जाता है अपने मीन पोजीशन, जहां पे उसके टॉर्क के हिसाब से स्प्रिंग टॉर्क और करंट का टॉर्क बैलेंस। अब अगर मान लो एडी करंट नहीं होता तो इट वुड हैव ऑसिलेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर इट सेटल्स डाउन टू अ पर्टिकुलर वैल्यू, तब जाके हम रीडिंग ले पाते हैं। पर ऐसा तो नहीं होता। कैसे होता है? ये यूं जाता है और हम लोग ऑलमोस्ट तुरंत रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है। देवराज आस्क कि अब पेपर पूरे ऑफलाइन ही होंगे क्या? कोई ऑप्शन नहीं होगा? नहीं, अब पेपर्स तो मैं सुन रहा हूँ कि पूरा ऑफलाइन ही होगा। देखो, पेपर को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं आता, दिक्कत आता है क्लास को लेकर। क्यों? तो देखो, पेपर में क्या होगा, क्योंकि सिर्फ 9 से 12 आ रहे हैं, जूनियर क्लासेस से लेके 8 तक तो आ नहीं रहे, तो रूम्स ही रूम्स है। तो पेपर में क्या होगा कि पीपल विल गेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट रूम्स, यही होगा। लेकिन दिक्कत आ जाता है इस पे, जब वो होता है, क्या बोलते हैं, क्लासेस होता है। क्योंकि क्लास में टीचर को तो 2 जगह डिवाइड नहीं कर सकते, और अगर सारे स्टूडेंट्स को एक जगह भर दोगे, इन दैट केस देयर इज अ लॉट ऑफ डेंसिटी, तो वहां दिक्कत आता है ना। चलो लेट्स सी, आई मीन अभी तो कुछ पता नहीं, अभी कल से हम स्कूल जाना शुरू करेंगे, तो लाइक व्हाट विल बी द आउटकम, व्हाट विल बी द हाउ विल द स्टूडेंट्स कम, या स्टूडेंट्स को कब से आना है, अभी पता नहीं। So like let the announcement come. I think once the announcement is there, I think you will also come to know in any case. Because right now even I am also a little bit in the dark कि exactly सारे students को बुलाएंगे या optional कर देंगे, जिनको आना है वो आ जाए। अब ये तो एक mystery है। So let's see. अभी कुछ पता नहीं इसके बारे में, ठीक है ना। चलो, as I was saying, तो therefore एडी करंट कई जगह क्या होता है हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, जैसे इंडक्शन कुकिंग में हो गया, मैग्नेटिक ब्रेकिंग में हो गया, और गैल्वेनोमीटर में हो गया, तो यहाँ पे एडी करंट बेनिफिशियल होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर में एडी करंट क्या हो गया ना, हमारे लिए लॉसेस क्रिएट करता है। तो देयरफॉर हमें ट्रांसफार्मर का जो एडी करंट है वो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे, है ना। तो देखो, एडी करंट को रिड्यूस करने के एक तरीका क्या होता है कि एडी करंट का जो रास्ता है ना, उसको स्मूथ मत रहना। तो कल अगर याद होगा, मैंने बताया था कि अगर एक शीट ऐसे लोगे और मान लो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो इन दैट केस ये बहुत जल्दी रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास पूरा शीट अवेलेबल है, तो इसके अंदर बड़े आराम से जो है ना, इस तरीके से यू विल हैव बल्क करंट व्हिच इज कॉल्ड एज एडी करंट। तो उसके वजह से क्या होगा, काफी ठीक ठाक अमाउंट ऑफ टॉर्क होगा, और ये ऑसिलेट ही नहीं करेंगे ज्यादा। देखना, 2-4 बार ऑसिलेट करके रुक जाएंगे बिकॉज ऑफ ह्यूज ऑपोजिंग टॉर्क डेवलप ड्यू टू एडी करंट। अब सपोज अगर तुमको इसको रोकना है, तब तो यही चाहिए मुझे, तो मैग्नेट लगा दो, ये रुक जाएगा। चलो अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर तुम्हारा पर्पस है कि नहीं काफी देर तक ऑसिलेट करते रहे, अगर तुम चाहते हो, इन दैट केस हमें एडी करंट किसी न किसी तरीके से रोकना पड़े। तो कल मैंने बताया था कि एडी करंट रोकने का तरीका एक ये हो सकता है कि इसको ऐसे ना करके ऐसे कर। इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि एडी करंट का जो रास्ता है वो टूट जाएगा, यानी अब रास्ता लंबा हो जाएगा, तो यानी एडी करंट को ऐसे करके जाना। So the length of the eddy current increases, यानी रो L by A इंक्रीज कर गया, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया, तो therefore करंट डिक्रीज कर गया। और करंट बोलते कौन सा करंट यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे एडी करंट चल रहा है। तो एडी करंट इस बार क्या होगा ना, इस केस में डिक्रीज कर, तो अगर एडी करंट डिक्रीज कर जाएगा तो इन दैट केस में लॉसेस कम हो जाएंगे। नाउ दिस इज वन वे ऑफ रिड्यूसिंग एडी करंट। सो दिस इज वन वे ऑफ reducing एडी करंट, एंड देयरफॉर एडी करंट की वजह से जो लॉस होता है, अगर तुम चाहते हो लॉस तब तो अच्छी बात है, फिर यही रहने दो, और अगर तुम नहीं चाहते हो लॉस तो फिर ऐसे करो। नाउ दिस इज व्हाट इज डन इन केस ऑफ ऑसिलेटिंग शीट, बट हमारे पास ऑसिलेटिंग शीट नहीं है ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर में कैसे किया जाता है, ट्रांसफार्मर में पता क्या किया जाता है, उसमें ना बल्क में नहीं रखा जाता ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है, देखना ये ऐसे नहीं बनाया जाता। A transformer will not be made like this. ऐसे नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि ये बल्क में है, ये बनाना ज्यादा आसान है, मैन्युफैक्चरिंग इसका ज्यादा आसान है। See, to make this is very easy मैन्युफैक्चरिंग वाइज, पर ये डिजायरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हाई एडी करंट्स होंगे।
तो अगर मान लो ट्रांसफार्मर को मैं एक सिंगल लोहे का ब्लॉक बनाऊंगा with a hole inside so that we can build a coil on both sides of it. तो ऐसे में क्या होगा, eddy current will be very high and therefore losses will also be very high. So eddy current will be high and therefore losses in the form of heat will also be very high. तो इसको कम कैसे किया जाए? नहीं, इसको पता क्या किया जाता है, इसको शीट्स में बनाया जाता है. Yes. So just to reduce the eddy current loss, it is made of sheets. This is to reduce. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शीट्स लेते हैं और शीट्स को ज्वाइन करते हैं बाय पुटिंग इंसुलेशन लेयर इन बिटवीन. तो है ना, यानी क्या होगा ना, देयर आर आयरन शीट्स विथ इंसुलेशन इन बिटवीन. तो इन बिटवीन इंसुलेशन रख देते हैं. उससे क्या होता है ना, वो मैंने बोला ना, एडी करंट का जो रास्ता है वो हमने रोक दिया. तो पहले अगर एडी करंट पूरे ब्लॉक में हो रहा था तो अब नहीं होगा. क्या होगा, एक एक शीट के अंदर थोड़े 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 करके सर्कुलेशन करंट बनेंगे और उससे क्या होगा ना, ओवरऑल रास्ता का जो लेंथ है, रो एल बाई ए वाला जो एल है, वो ओवरऑल इंक्रीज कर जाएगा. क्यों? क्योंकि अब कटा कटा बनेगा, अब पूरा सिंगल ज्वाइंट में नहीं है. तो कटा कटा बनने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, ऐसे करके एडी करंट बनेंगे छोटे छोटे. इससे क्या होता है, वही चीज हो जाएगा कि एडी करंट का जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा ना, एडी करंट का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा, एडी करंट का अमाउंट घट जाएगा. तो दिस आर व्हाट इज डन एज फार एज लॉसेस आर कंसर्न. एक और लॉस है, लेकिन वो लॉस के बारे में अभी इस वक्त बात करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि हमने एक छोटा सा टॉपिक अभी किया नहीं है, एंड दैट इज रिगार्डिंग योर मैग्नेटिक मटेरियल्स. तो उसके ऊपर है, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस. तो मैं बस नाम लिख के अभी छोड़ देता हूँ, ये मैं कभी करा दूंगा एक दिन, है ना. वो है हिस्टेरिसिस लॉस. इंटरेस्टिंगली ये जो लॉस है ना, हिस्टेरिसिस लॉस, ये एक और कंटेक्स्ट में बड़ा इंटरेस्टिंगली इंपॉर्टेंट है. मैं बताता हूँ कैसे. एक चीज बताओ, हमें पता है कि फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, मालूम है ना. लेकिन एक क्वेश्चन आता है, पता क्या है, कि अगर फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया है, इन दैट केस अगर मान लो एक टायर में हवा भरा हुआ है, एक टायर में अगर हवा भरा हुआ है और उसी टायर में जब डिफ्लेटेड टायर होता है, तो देखना डिफ्लेटेड टायर वाले जो साइकिल होता है उसमें चलाना ज्यादा मुश्किल. देन एक क्वेश्चन आता है, एंड दैट इज व्हाई इज इट डिफिकल्ट to ride a bicycle with deflated tires. सेम टायर है, एक में हवा भरा हुआ है और एक में डिफ्लेटेड है, तो डिफ्लेटेड टायर्स वाले ज्यादा मुश्किल होते. Why is it difficult to ride a bicycle though friction is independent of area? नहीं, मैं इसलिए पॉइंट रेज किया, पता है क्यों, क्योंकि कई बार एक आंसर पता है क्या आता है, कि अरे जो हवा भरा हुआ टाइट होता है टायर, तो इन दैट केस एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है, और जब टायर डिफ्लेटेड हो जाता है, इन दैट केस क्या होता है, उसके एरिया बढ़ जाता है. तो देयरफॉर जो है इट टेक्स मोर एफर्ट. तो देखो ये आंसर चलेगा, ये आंसर जमेगा नहीं. क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि इस आंसर में कमी क्या है कि यू आर मीनिंग टू से कि डिफ्लेटेड टायर में जो है एरिया बढ़ जाता है, इसलिए. तो दैट इज नॉट द आंसर, करेक्ट आंसर. ठीक है, ये करेक्ट आंसर नहीं हो. तो और कुछ आंसर है, कोई ट्राई करना चाहोगे? कि डिफ्लेटेड टायर में
डिफ्लेटेड टायर में साइकिल चलाना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है इन्फ्लेटेड टायर के कंपैरिजन में, जबकि फ्रिक्शन तो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया है। डिफ्लेटेड और इन्फ्लेटेड टायर में फर्क क्या है? डिफ्लेटेड टायर में नीचे का एरिया थोड़ा फ्लैट सा हो जाता है और एरिया बढ़ जाता है, और इन्फ्लेटेड टायर में क्या होगा ना, टाइट रहता है, हवा रहता है, टाइट रहता है, एयर प्रेशर रहता है, तो इसलिए एरिया ऑफ कांटेक्ट घट जाता है। एसेंशियली तो ये डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है कि मुश्किल ज्यादा क्यों होता है डिफ्लेटेड टायर्स। ठीक है ना, तो ट्राई कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है ना, इन योर ओन टाइम, या मे बी मेक योर रिसर्च। आजकल तो गूगल अंकल से सारे आंसर्स मिल जाते हैं, तो गूगल अंकल से अगर ट्राई करना चाहते हो तो अलग बात है, बट अगर मान लो इंडिपेंडेंटली ट्राई करना चाहते हो दैट वुड बी बेटर, है ना। चलो देख लो जैसे भी हो। इंटरेस्टिंगली मैं एक हिंट देना चाहूंगा, इज दैट दैट आल्सो हैज टू बी डू समथिंग विद हिस्टेरिसिस। अब हिस्टेरिसिस क्या है इसके बारे में कभी और मैं फुर्सत में बताऊंगा, ठीक है ना। चलो आई थिंक दैट्स वेयर वी एंड द डिस्कशन ऑफ द चैप्टर। एक छोटा सा चीज बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कई बार जरूरत पड़ता है। इज दैट सपोज आई से ये वी और आई प्लॉट किया मैंने विथ टाइम, वोल्टेज और करंट प्लॉट किया मैंने विथ टाइम। अब कैसे प्लॉट किया वो देखो। ओके, ये मैंने ड्रॉ किया है करंट और वोल्टेज का डायग्राम, ठीक है। और तुमको बताना है कि ये आरएल सर्किट है या आरसी सर्किट है या एलसी सर्किट, इन तीनों में से ऑप्शन दिया, या आर सर्किट या एल सर्किट है, सी सर्किट। मतलब ये 6 में से ऑप्शन चूज करना है कि ये जो सर्किट का मैंने डायग्राम बनाया है ये कौन सा है, आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, एलसी सर्किट। गो अहेड, कौन सा है ये बता सकते हो? विच सर्किट इज दिस? वैसे पता क्या ना, इसको कैसे डिसाइड करोगे ना, लीड लैग देख के, तो इसके बताओ कि डैश लीड्स डैश, इसका आंसर बताओ। तो उससे आई थिंक मोरलेस तुमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सर्किट, आर है, एल है, सी है ना, आर एल है, आरसी है, एलसी है। हाँ जी, गो अहेड। ओके, अंश हैज गिवन कि ये एलसी सर्किट है। ओके, सक्षम है सेट की आरएल सर्किट है। चलो ठीक है, एक काम करो, दोनों ने आंसर दिए, दोनों ही अपने लॉजिक बताओ जरा। अंश अपना लॉजिक बताओ कि एलसी सर्किट बता रहे हो, क्यों बता रहे हो एलसी सर्किट, और सक्षम तुम भी अपना लॉजिक बताओ कि आरएल सर्किट क्यों बोल रहे हो, व्हाट इज द लॉजिक? यस, व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक किसी ने नहीं दिया वैसे।
चलो अब सुनो, लेट मी ओके, अंश सेट की यहाँ पे वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है। ओके अंश, इन दैट रिस्पेक्ट यू आर राइट। एक्चुअली इसको पता है कैसे समझना इज दैट कि देखो करंट का पीक यहाँ पे हुआ है, करंट का देखो पीक यहाँ पे हो रहा है, देख लो अच्छे से, और वोल्टेज का पीक यहाँ पे हो रहा है, यानी वोल्टेज का पीक पहले हुआ है। तो ध्यान से समझो, यानी वोल्टेज का पीक पहले हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि वोल्टेज इज लीडिंग द करंट। ये थोड़ा सा एक सेंस डेवलप होना चाहिए कि लीड लैग कैसे डिसाइड करोगे। ना करंट का पीक यहाँ पे है और वोल्टेज का पीक यहाँ पे है, और दैट मींस व्हाट, वोल्टेज का पीक टाइम के टर्म्स में पहले हुआ है। तो यानी एज वोल्टेज पीक happens before current peak, so therefore E leads I। अब E leads I, तो RC में क्या होता है, I leads C होता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट AC सर्किट ऑफ कोर्स। तो RC में क्या होता है, I leads E होता है। LC में क्या होता है ना, LC में या तो फेज डिफरेंस π/2 आगे होगा या तो π/2 पीछे होगा, या तो रेजोनेंस होगा तो फिर तो करंट इंफिनिटी हो जाता है, वो तो चलो अलग हो गया। बट अगर करंट आगे होगा या तो पीछे होगा बाय 90 डिग्री, जो कि इस केस में नहीं है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री फेज का मतलब पता क्या है कि जब एक का पीक है दूसरा जीरो होना चाहिए। तो अगर दूसरा जीरो होता जब एक का पीक है, तब जाके फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री होता। अब वो प्लस है माइनस है वो तो थोड़ा देखना पड़ता है, बट तब जाके 90 डिग्री होता है। बट वो इस केस में नहीं है, क्योंकि जब वोल्टेज का पीक है उस समय देखो करंट का पीक नहीं, समवेयर बिटवीन पीक एंड जीरो वैल्यू है। तो देयरफॉर 90 डिग्री वाला तो नहीं है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है, यहाँ पे क्या होगा ना, प्लस माइनस 90 डिग्री। मैं ही मान के चल रहा हूं कि एलसी सर्किट में रेजोनेंस के जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं है। ये क्यों मान रहा हूं कि अगर मान लो एलसी सर्किट में रेजोनेंस का कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा ना, फिर एक दूसरा प्रॉब्लम, फिर पता क्या, करंट इनफाइनाइट हो जाएगा, व्हिच वी आर ऑब्वियसली नॉट एज्यूमिंग। तो देयरफॉर करंट अगर फाइनाइट चाहिए, इन दैट केस एलसी ऑसिलेशन में या तो एक्ससी ज्यादा होगा या तो एक्सएल ज्यादा होगा। अकॉर्डिंगली वोल्टेज का लीड लैग वगैरह जो भी होगा अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस वो होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि प्लस माइनस 90 डिग्री, जो कि इस केस में नहीं है। देखो एलसी रूल्ड आउट हो गया इस केस में, इस केस में। फिर आ जाओ आरसी। आरसी में क्या होता है, करंट लीड करता है वोल्टेज को, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज इज लीडिंग द करंट, यानी आरसी वाला ऑप्शन खत्म हो गया। आर वाले में तो कोई फेज डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। वो तो फेज डिफरेंस तो है, पता चल गया है ना। फिर एल वाला भी चला गया, क्योंकि एल प्योर एल में क्या होता है ना, करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री है, जो कि नहीं हो रहा है। प्योर कैपेसिटर में भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है, जो कि इस केस में नहीं है। यानी ये सारे रूल्ड आउट हो गया, यानी एक ही बचता है, एंड दैट इज इस केस में ई लीड्स आई, देयरफॉर इट इज आरएल से। अब आरएल कैसे ना, देखो इंडक्टर, प्योर इंडक्टर में करंट 90 डिग्री लीड करता है और प्योर रेजिस्टेंस में करंट 0 डिग्री लीड करता है। जब दोनों लगा दोगे तो 90 और 0 के बीच में एक रिजल्टेंट टाइप का फेज डिफरेंस आएगा, यानी उतने एंगल से जो है वोल्टेज लीड करेगा करंट को, या तो कह सकते हो कि करंट लैग करेगा वोल्टेज को। बस ये चीज ध्यान रखना। तो ये लॉजिक याद रखना बस दैट कि पीक्स को कंपेयर करो, तो जिसके पीक पहले हो गया इधर और इसके पीक बाद में हुआ, यानी टाइम के टर्म्स में ये बाद में हुआ, ये पहले हुआ, यानी ये लीड कर रहा है। बस दैट्स द, हु इज लीडिंग देन, द करंट इज सॉरी द वोल्टेज इज लीडिंग द करंट। और उससे मुझे पता चल गया ये आरएल सर्किट है। अब ठीक है, तो क्योंकि दो ही आंसर आए इसलिए मैंने पूछ लिया और वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, आई होप नाउ इट्स ओके। Okay, next question is like this, that next question is like this, that there is a AC circuit
ठीक है। ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 फैराड है, और ये है 2 हेनरी, ये गिवन। ठीक है, नहीं चलो इसका कैपेसिटेंस नहीं पता, सी लगा, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज। ठीक है, सो द ओमेगा इज 2 हर्ट्ज एंड तो इसको 1 हेनरी कर, 1 हेनरी। फाइंड आउट कैपेसिटेंस फॉर रेजोनेंस कंडीशन, फाइंड कैपेसिटेंस फॉर रेजोनेंस कंडीशन। चलो गो अहेड। ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए अगर इस पूरे सर्किट में रेजोनेंस है। एक्चुअली इसके इसके कई बार अलग अलग फॉर्म में दिया रहता है, जैसे E इज इक्वल टू सपोज दिया हुआ है 10 sin 2t, तो 10 sin 2t यानी उससे पता चल गया कि ओमेगा 2 हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है जनरली, बट एनीवे अभी तो फिलहाल बता ही दिया मैंने, ओमेगा 2 है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड आउट द कैपेसिटेंस फॉर रेजोनेंस कंडीशन, ये क्या कैपेसिटेंस यूज करना चाहिए जिससे कि रेजोनेंस हो जाए। ठीक है, चलो गो अहेड। हम लोग इसमें क्या करेंगे, याद करके देखो, मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ही यूज करेंगे। कैसे ना, इसका तो हो गया यू नो 1 प्लस 2 आयोटा ओमेगा एल, है ना। तो देयरफॉर नीचे वाले का तो हो गया 1 प्लस 2 आयोटा, ये हो गया Z2, ये लो। और जो Z1 है, Z1 है वो हो जाएगा 2 प्लस x आयोटा। अब वो ओमेगा सी वगैरह उसे बाद में देखेंगे, अभी तो फिलहाल ये कि 2 प्लस x आयोटा। आई थिंक दैट्स गुड एनफ। है ना, और क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो देयरफॉर हम क्या करेंगे ना, 1 by z is equal to 1 by z1 प्लस 1 by z2, यानी ये हो जाएगा 1 by 1 प्लस 2 आयोटा प्लस प्लस 1 by 2 प्लस x आयोटा, ये मोटा मोटा बनेगा, है ना। चलो, तो अब ये बन जाएगा क्या ना, रैशनलाइज करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा बाय 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 आयोटा, 1 प्लस 4 मतलब तो 5 प्लस ये क्या बन जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा इक्वल टू 2 माइनस एक्स आयोटा बाय, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, या
that's more or less the case अभी. So is equal to 5 into 4 plus x square. ठीक है ना? 5 into 4 plus x square. और ये हो जाएगा, मतलब मुझे सिर्फ आयोटा वाले में इंटरेस्ट है वैसे तो, बट चलो कोई नहीं, पूरे कर लेते हैं. यानी 4 plus x square है ना, प्लस आयोटा वाला पार्ट देख लेता हूँ क्या. 1/z में जो आयोटा आएगा, 1 प्लस उधर वाले में भी वही आयोटा आएगा, तो इसलिए उसी में ही मेनली करना है. अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को गायब कर दूं तो आई थिंक मेरा काम खत्म. तो इमेजिनरी पार्ट में क्या आ रहा है, -2 into 4 plus x square, ठीक है, प्लस 5 into ठीक है ना, प्लस 5 into -x, मतलब -5x. देख लो तो क्या बनेगा, है ना. तो यानी अब हम क्या करेंगे, -8 minus 2x square minus 5x इक्वल टू 0. तो यानी बेसिकली हो गया 2x square plus 5x plus 8 is equal to 0. Yeah. ठीक है ना. आयोटा वाला टर्म और कलेक्ट करता तो -2 into 4 plus x square minus 5x. इमेजिनरी आ रहा है, इमेजिनरी तो नहीं आना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है ना. चलो कोई देख लेते. व्हाट इज द रिजल्ट नाउ. 1 plus 2 आयोटा और वो हो गया 2 plus x आयोटा. x को तो चलो 1 by ओमेगा से कर लें, कोई नहीं, हमें मुझे x का वैल्यू चाहिए ना. तो 1 minus 2 आयोटा by 5, है ना. क्योंकि अगर इसमें इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाए तो z में भी इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाएगा, है ना. तो 1 minus 2 आयोटा by 5 plus 2 minus x आयोटा by ये आ गया 5 into this, 4 into 4 plus x square into -2 और 5 into -x. ये आ रहा है, तो यानी आ रहा है -2x square minus 8 minus 5x इक्वल टू 0 करेंगे. 2x square plus 5x plus 8 इक्वल टू 0. चलो फिलहाल तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, यानी x खुद वो आ गया, इमेजिनरी आ गया. हमें z का इमेजिनरी पार्ट 0 करना होगा. हाँ क्या बोल रहे हो. हमें z का इमेजिनरी पार्ट 0 करना होगा. एक्चुअली पता है क्या ना, देखो अगर मान लो 1 by z का अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हुआ, है ना, अगर 1 by z का अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होगा मतलब इसको मैं इस तरह से इंटरप्रेट कर रहा था, मान लो 1 by z में ही अगर कुछ मान लो 2 plus i कैप रह गया तो z में भी कुछ ना कुछ i कैप रह ही जाएगा, है ना. तो अगर 1 by z में अगर ये खत्म कर दूं इन दैट केस क्या है ना, z में भी ये खत्म हो सकता है ना. तो मैं ये लॉजिक लगा रहा था एक्चुअली, अगर 1 by z करना मतलब z का अगर करना पड़ेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा. शुड आई डू इट ओवर.
हाँ चलो करके देख लेता हूँ, वैसे तो इस लॉजिक में भी कोई दिक्कत तो है नहीं। सर उससे भी शायद सेम इक्वेशन नहीं बन जाएगी। हाँ बेटे, हाँ वही करो ना, इसलिए सिमिलर ही बन जाएगा, इसलिए वो z का भी अगर करेंगे तो वही बनेगा। यानी बेसिकली कहना मैंने वैल्यूज इसका मतलब ठीक से चूज नहीं किया, इसका मतलब ये है कि हमने जो वैल्यूज चूज किया है ना, क्योंकि ओमेगा दिया हुआ है ना, ओमेगा दिया हुआ है, तो यानी हमने वैल्यूज ऐसे चूज किया है कि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। अब वो तो वैल्यूज के ऊपर है, हो सकता है कोई और वैल्यूज लेते। देखो बेसिकली क्वेश्चन इज अबाउट द मेथड। तो मेथड का क्या है कि अगर मान लो ये वाला वैल्यू यू नो इक्वेशन बनता है, तो मान लो कुछ सॉल्व हो गया, x इक्वल टू समथिंग कुछ आ गया। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू जो भी आएगा उसको हम पुट करेंगे आप, है ना। मान लो x इक्वल टू 3 आ गया, मतलब एक केस ले लेता हूं, ये वाले में तो नहीं आ रहा है, यानी मैंने जो वैल्यूज दिया वो थोड़ा सोच समझ कर तो दिया, नहीं तो आई शुड हैव गिवन मोर एप्रोप्रिएट वैल्यूज, है ना। तो इस केस में क्या होगा, अगर x हो जाता है 1 बाय ओमेगा c, यानी 1 बाय 2c, दैट विल बी 3, यानी c हो जाएगा इक्वल टू 1 बाय 6 फैराड। मतलब एक एग्जांपल है, अलग बात है इस केस में तो x इमेजिनरी आ रहा है, तो देयरफॉर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, यानी मैंने वैल्यूज ऑब्वियसली भी ठीक से नहीं दिया है। तो वैल्यूज अगर ठीक से मैं देता तो इन दैट केस इक्वेशन ठीक से आ जाता, है ना। या एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, आई थिंक कैलकुलेशन तो ठीक है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं। वैसे एक कैलकुलेशन नहीं, वो तो ठीक है, ओमेगा एल है, ठीक है ना, तो 2i का सब तो सही है, मतलब मेरे ख्याल से। तो यानी वैल्यूज हमने ठीक से दिया नहीं है, जैसे कॉम्बिनेशन जो मैंने दिया वो ठीक से नहीं दिया। अगर थोड़ा सा और कुछ वैल्यूज देते तो x का प्रॉपर वैल्यू आ जाता। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि x इक्वल टू सपोज 3 आ गया, इन दैट केस क्या होगा ना, 1 बाय ओमेगा c, है ना, 1 बाय ओमेगा से 3, तो c इज इक्वल टू 1 बाय 6 फैराड आ गया। दैट्स एन एग्जांपल, ठीक है ना, दैट्स हाउ इट। अब ऑब्वियसली एग्जाम में क्या होगा, वो ऑब्वियसली सोच समझ के वैल्यूज देंगे, मतलब चुन के ऐसे वैल्यूज देंगे जिसमें कि ये फिजिबल हो पाए, ठीक है ना, दैट्स ऑल। अभी फिलहाल जो मैंने दिया था वो एक मेथड मैंने बता दिया, बट इसका जो है ना, मैंने अप्रोप्रिएट वैल्यूज नहीं दिया, इस वजह से आंसर इमेजिनरी आ गया, और एजुकेशन का आंसर इमेजिनरी आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, जो कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो कोई नहीं, फाइन। I hope you got the point. I mean, main issue is about the concept. बाकी तो values की चलो कुछ भी हो जाए, ठीक है। ओके, सपोज मैंने क्या किया, मैंने 2 AC सप्लाई किए, एक है 10 sin 5t और एक है 20 sin 5t प्लस 37 डिग्री। दूसरा है 20 sin या 25 sin 5t प्लस 37 डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या रिएक्टेंस होगा, इसमें क्या रिएक्टेंस चाहिए, और तो x क्या चाहिए, xc नहीं, x क्या चाहिए, और रेजोनेंस। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर रेजोनेंस चाहिए तो इन दैट केस इसका x कितना होना चाहिए, ठीक है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज दैट if however x equal to 4 ohm, then find the power average। चलो गो अहेड। अब इसमें ना कैलकुलेशंस हो सकते हैं, देखो मैं तो ऐसी कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ, इसमें कैलकुलेशंस होंगे। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट यूज अ कैलकुलेटर राइट। अभी फिलहाल कैलकुलेटर, एग्जाम में क्या होता है ना, सोच समझ के वैल्यूज, अब जैसे मैंने वैल्यूज ऐसे रैंडमली उठा के दे दिया,
तो उसमें जो क्वाड्रेटिक बन गया वो इमेजिनरी आ गया रूट्स। अब वो थोड़ा सोच समझ के वैल्यूज देना चाहिए, बट अभी वो सोचना तो रिवर्स थिंकिंग तो इतने कठिन क्वेश्चन के लिए पॉसिबल नहीं, मतलब कठिन इन द सेंस कि ट्रिगोनोमेट्रिक और ये सब टाइप के रूट वोट इमेजिनरी इस तरह के क्वेश्चन रिवर्स थिंकिंग पॉसिबल नहीं, इसलिए मैंने ऐसे रैंडम से वैल्यूज दे दी। अब इसमें जो भी होगा कैलकुलेटर यूज करके करो, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो गो अहेड। इसमें क्या रिएक्टेंस चाहिए फॉर रेजोनेंस, दैट्स क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 इज कि अगर रिएक्टेंस भी 4 ओम दिया हुआ ये, in that case find the power average, ठीक है। चलो गो अहेड। पहली बात तो z क्या हो जाता है, z इज इक्वल टू 8 आता है, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन पहले कर लो या चलो पहला क्वेश्चन ही करते हैं। 1 तो 1 में इफेक्टिवली चाहे कुछ भी हो जाए, ये कुछ बनेगा इस तरीके से, ई नॉट साइन 5t है ना, ई नॉट साइन 5t प्लस समथिंग, ऐसे कुछ बनेगा। अब बताओ अगर रेजोनेंस चाहिए तो इन दैट केस क्या होता है ना, एक्स को 0 करेंगे, इसलिए पहले क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या है ना, फॉर रेजोनेंस हमें क्या चाहिए ना, x इक्वल टू 0 चाहिए। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है इसके अंदर कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस अलग से दिया हो, दैट्स फिजिबल। इन दैट केस फिर वो रेजोनेंस वाला सवाल क्रिएट होता है कि बताओ कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए अगर इंडक्टेंस इतना है, ऑल दोस थिंग्स। जैसे अब मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूं, सपोज मैं कहता हूं कि यहाँ पे कैपेसिटेंस है, एक इंडक्टेंस भी, ठीक है, और कैपेसिटर दे रखा है इज इक्वल टू सपोज 3 फैरेड। तो बताओ ठीक है ना, 3 फैरेड तो नहीं, सॉरी चलो 3 फैरेड भी दे सकते हैं, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं। 3 फैरेड दे रहा हूं, इन दैट केस बताओ कि ये कितना होना चाहिए, एल कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। अदरवाइज फर्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रेजोनेंस के लिए कंडीशन चाहिए, तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए रिएक्टेंस, तब ना रेजोनेंस होगा। ये हमने पिछले बार भी अप्लाई किया, तो वो अलग बात है कि पिछली बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा इमेजिनरी आंसर दे दिया, दैट वाज बिकॉज़ द वैल्यूज वर नॉट सिलेक्टेड प्रॉपर्ली मे बी। तो वैल्यूज अगर ठीक सिलेक्ट करते तो वो भी ठीक आता है, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं। अब इस केस में क्या होगा, एक्स वैल्यू 0। अब अगर मान लो ये वैल्यूज दिया हुआ है, कैपेसिटेंस 3 फैरेड है, तो बताओ इंडक्टेंस कितना होना चाहिए, दैट वुड बी अ मोर जेन्युइन क्वेश्चन कि एक्स को 0 करना है किसी तरीके से। तो एक्स को हम 0 कैसे करेंगे ना, अब एडिशनल क्वेश्चन आ गया है ना, तो एडिशनल क्वेश्चन ये आ गया इज दैट 1 बाय ओमेगा सी must be equal to ओमेगा एल, यानी एल कितना हो गया, यानी एल इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये एडिशनल क्वेश्चन आफ्टर द फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ आंसर में कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों भाई, तुमको वो चाहिए, रेजोनेंस चाहिए, तो रेजोनेंस चाहिए का मतलब क्या होता है, दैट यू नीड इंडक्टेंस टू बी सच दैट द एक्स टोटल इज इक्वल टू 0। उसके लिए तो कंडीशन नहीं है, 1 बाय ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो एल आ गया 1 अपॉन 75 हेनरी। दिस इज एन एडिशनल क्वेश्चन आफ्टर व्हाट आई हैड गिवन अर्लियर। चलो अब सेकंड क्वेश्चन में तो वो झंझट ही खत्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन में तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन में तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम ही खत्म। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, प्रॉब्लम ही खत्म। तो x इक्वल टू 4 ओम है, तो अगर x इक्वल टू 4 ओम होगा तो यानी ये कितना हो गया, z हो गया 4√2, therefore z is equal to 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 4√2। अब अगर तुमको एवरेज पावर चाहिए, तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा ना, इस केस में एक चीज और पता चल गया इस दैट कि यू नो cos फाई क्या होता है, r बाई जेड, है ना, cos फाई क्या होगा, r बाई जेड, तो cos फाई हो जाएगा इक्वल टू 4 बाई 4√2 यानी 1 बाई √2 यानी 45 डिग्री बेस, ठीक है ना, मतलब करंट का और वोल्टेज का जो फेज लीड लैग है वो जो है 1 बाई √2 है ना। सो दैट्स देयर, फाइन, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
देखो इस बार क्या हो रहा है ना, z कितना हो गया 4√2, ये देखो है ना, 4 इधर हो गया 4 इधर हो गया, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, तो यानी 4√2 z आ गया। और tan फाई क्या होता है, r बाई z, ठीक है ना, सॉरी tan फाई होता है x बाई r, है ना, ये देखो xc माइनस xl r, और ये हो जाता है r स्क्वायर प्लस xc माइनस xl का होल स्क्वायर देन इक्वल टू z। और cos फाई क्या होगा, r बाई z, तो सीधा ही निकाल लो। तो tan फाई कितना आ गया ना, x बाई r 4/4 यानी 1, तो यानी इससे फाई आ गया 45 डिग्री। तो देयरफॉर पावर फैक्टर क्या आ गया, cos फाई इज इक्वल टू cos 45 डिग्री यानी 1/√2। अभी रुको, पूरा नहीं हुआ, अब चाहिए हमें ERMS, फिर IRMS और फिर cos फाई, है ना। तो IRMS क्या होगा ना, ERMS बाई Z, तो वो मैं तैयारी पहले कर लेता हूं, यानी पावर हो जाएगा, पावर एवरेज हो जाएगा ERMS इंटू IRMS। अब IRMS को भी मैं लिख सकता हूं ERMS बाई Z इंटू cos फाई। अब यही क्या देखो, ERMS का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ERMS यहां से आएगा, अभी करते हैं, यानी ERMS का स्क्वायर बाई Z आ चुका है 4√2 इंटू पावर फैक्टर cos फाई भी आ चुका है 1/, यानी 8, यानी ERMS यानी 1/8, है ना। और ERMS क्या होता है ना, E0/√2, तो E0 स्क्वायर बाई √2 का उसका मतलब 2, तो यानी E0 स्क्वायर बाई 2, है ना, यानी आएगा E0 स्क्वायर बाई 16, दैट इज द पावर एवरेज। ठीक है, तो पावर एवरेज कितना आ गया, E0 स्क्वायर बाई 16। अब क्या रह गया, अब रह गया E0। अब E0 कैसे होगा ना, दो एसी का मिक्सचर है ना, तो दो एसी का मिक्सचर अगर होगा तो जो E0 नेट आएगा वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। E0 नेट अब कितना आ जाएगा, आई थिंक वेक्टर से कैलकुलेट करना ठीक रहेगा। तो 10 sin 5t, ये 10 आ गया, और ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और दूसरा है 25 sin 5t प्लस 37, यानी ये आ गया ये 25 और ये sin 37। तो 25 sin 37 के हिसाब से क्या होगा, 25 cos 37, तो 25 cos 37 का मतलब कितना हो गया 4/5 यानी 20, और ये हो गया 3/5 यानी 15, तो यानी E0 हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20 प्लस 10 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 15 का अगर मैं बाहर निकाला तो यानी 15√5, तो दैट इज इक्वल टू 15√5, ये हो गया E0। बस अब तो उतना ही रहेगा, बस पुट करना। तो 15√5 का स्क्वायर, है ना, 15√5 का स्क्वायर अपॉन 16, तो यानी 225 इंटू 5, तो 225 इंटू 5 मतलब 1025/16, यानी फाइनली इसका आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 1025/16 वॉट। देखो अब ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, इसमें एसी का भी मिक्सचर आ गया, इसमें इंपीडेंस वाला वो सब भी आ गया, है ना, वो सब भी आ गया, और देख लो ठीक है। यानी देखो कई फ्रंट्स में इस क्वेश्चन में अटैक करना पड़ा। नंबर 1 इज ऑफ कोर्स दैट रिएक्टेंस, नेट रिएक्टेंस वाला पार्ट, फिर पावर फैक्टर में भी उसका रोल है, और दो एसी को मिक्स किया तो वो भी एक अपना रोल प्ले कर रहा है, उससे E0 का जो वैल्यू आ रहा है वो भी आ जाएगा आफ्टर फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट ऑफ द टू एसीज। तो उससे E0 का वैल्यू आ गया, जो कि इस केस में आ गया 20 प्लस 10 30 और 15 करके यानी 15√5, ठीक है ना, एक बार चेक कर लो। अब तो आई थिंक मोर लेस सब कुछ आ गया जो जो हमें चाहिए था।
इसमें सब कुछ का रोल रहा, Z वगैरह, एवरीथिंग हैज प्लेड इट्स ओन रोल। ठीक है ना, देख लो अच्छे से। हाँ 1125, ठीक है, 10 ठीक, 1125 हो, ठीक है, ठीक, वो तो गलत था, ठीक है ना, वो मैंने 205 का स्क्वायर कर, ठीक है, 225। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। And that is, suppose एक ऐसी सर्किट दिया गया है, ये 10 ओम है और ये 2 हेनरी है, ठीक है, ये 10 ओम है और 2 हेनरी है, और ये जो है ये सपोज 20 साइन 10t। तो क्या क्या निकालना है बताता हूं मैं। नंबर 1 आई, यानी आई के एक्सप्रेशन, तो आई थिंक उससे ही बहुत कुछ आ जाएगा। फेज, लीड और लैग ऑफ आई with voltage. Third is power average. चलो go ahead. इसमें ये करंट जाएगा I1 और ये करंट I2, और क्योंकि इंडिपेंडेंटली वोल्टेज ऐड करे तो देयरफॉर I1 और I2 इंडिपेंडेंट सर्किट की तरह काम करेंगे, यानी I1 हो जाएगा इक्वल टू 20/10 साइन ओमेगा, और इसका जो एक्सएल होगा वो होगा ओमेगा एल इज इक्वल टू 20 ओम। क्यों? क्योंकि ओमेगा 10 और इसका 2 हेनरी, तो ओमेगा हो गया 20 ओम, यानी I2 हो जाएगा इक्वल टू 20/20 साइन ओमेगा टी माइनस 5/2, तो ये हो गया 2 साइन ओमेगा टी, है ना, और ये हो जाएगा इक्वल टू 1 साइन ओमेगा टी माइनस 5/2, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसका फेजर बनाता हूं तो दैट केस एक हो जाएगा 2 का और एक हो गया 1 का, तो जो नेट करंट बनेगा वो हो गया √5। दैट्स इट, यानी जो आई बनेगा वो होगा √5, ठीक है ना, √5 साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा तो 10 है, माइनस tan इनवर्स ऑफ, तो ये थीटा हो गया, तो कितना होगा, ये तो 20 है, सॉरी ये 2 है और ये 1 एम्पियर, है ना, तो देखिए, तो यानी थीटा कितना हो जाएगा ना, tan इनवर्स ऑफ 1/2 यानी 0.5, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ हाफ, ठीक है। देखिए फेज लीड लैग ऑफ आई दिया हुआ है, और पी एवरेज क्या होगा, पी एवरेज एक्चुअली ना सिर्फ रेजिस्टेंस वाला ही होगा, कि इंडक्टर में तो कोई पी एवरेज आएगा नहीं, so therefore what we can also do is that we can just straight away calculate the p average for the inductor and then for the resistor, and that itself will give the answer, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा ना, IRMS का स्क्वायर इनटू R, IRMS का स्क्वायर इनटू R,
तो इससे काम चल जाएगा, क्योंकि इसका तो कोई पावर आएगा नहीं, तो इसका क्या कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ERMS IRMS cos phi उससे भी आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इस क्वेश्चन में उस पे भी जाने की जरूरत नहीं है, अभी फिर cos phi कैलकुलेट करोगे एंड ऑल दोस थिंग्स। वैसे cos phi कैलकुलेट करना कोई कठिन टास्क थोड़ी है, ये तो इतना आसान सा ट्रायंगल है, सब कुछ हो जाएगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट इस केस में क्योंकि कंसेप्ट ये भी है कि रेजिस्टेंस से ही पावर आने वाला, तो कल को अगर कोई चीज और अनसर्टेन या अननोन हो जाए तो कम से कम रेजिस्टेंस वाले से इस टाइप के क्वेश्चन में पावर एवरेज डायरेक्टली आता है। तो IRMS का स्क्वायर, तो आई आ गया √5, तो IRMS क्या हो जाएगा, √5/√2, है ना। तो फेज लीड लैग, तो क्या हो रहा है ना, लैग ऑफ I lags E by tan inverse of half, ये इसका आंसर आ गया, और I का भी आंसर आ गया। अब रह गया पावर एवरेज, तो पावर एवरेज बोलते IRMS का स्क्वायर इंटू R, तो IRMS बोलते हो जाएगा √5/√2 का स्क्वायर इंटू R, R इज 10 ओम। I think that's it. ठीक है, so that will now give me the answer to what will be the average power. Let me see. ठीक है, चलो ठीक है, we'll just manage to solve 2-3 questions based on this, I mean, that is AC circuits, I mean, like we have more or less come to the end of the chapter. What we will do is that tomorrow maybe we can have some kind of an assignment. कल मैं सोच रहा हूँ एक ना assignment कर लेता हूँ, एक assignment solve करा लेता हूँ, मेरा आंसर अलग आ 25 आ, बात एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना, 2 √5 देख लेना। चलो एनीवे, तो लाइक कल एक कोशिश करते हैं कि असाइनमेंट कर लेते हैं, सो दैट सम मोर प्रैक्टिस कैन हैपन, ठीक है, मैं ये प्लान कर रहा हूँ, तो ठीक है, चलो ठीक है, फिर कल करते हैं असाइनमेंट और ऑन AC एंड ऑल, एंड देन मे बी डे आफ्टर टुमारो, आई डोंट नो वेदर क्लासेस विल बी फ्रॉम स्कूल और नॉट, तो अभी प्लान तो ये है कि अब क्लासेस जो है स्कूल में ही होंगे, तो कल तो क्लासेस फ्रॉम स्कूल है, लेकिन परसों से मैं सुन रहा हूँ क्लासेस विल बी इन स्कूल, मतलब बच्चे भी स्कूल में आएंगे, सुन तो ये रहा हूँ ठीक है ना, बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, बाय बाय।